अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और आपका दिन भी अच्छा गुजर रहा होगा। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक और न्यू नावल का नाम है मेरे ज़ख्म फिर से गुलाब कर। इसको तहरीर किया है आपके लिए कवन अकरम ने और इसकी फ़र्स्ट एपिसोड मैं आज आपके सामने पेश करूँगी। लेकिन नावल के एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे चैनल पर आने वाले तमाम नावल्स की वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल सकें। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ नावल मेरे ज़ख्म फिर से गुलाब कर की फ़र्स्ट एपिसोड। शहरक को छोड़कर मेरे सीने से लग कभी दिल में क़याम में साकिन हिब्लुल वरीद कर मनक़ूल। अचानक पूरे घर में कोहराम मच उठा था। वो घर जहाँ कुछ देर पहले तक खुशी के शादियाने बज रहे थे और हर तरफ खुशियों से कहकह गूंज रहे थे, अब वहाँ आहो बका छाई हुई थी, जिसे सुनकर वो भी अपने कमरे से निकलकर सीढ़ियाँ उतरती नीचे आ गई थी। खूबसूरत सा घेरदार लहंगा ज़ेब तन किए, भारी जेवरात और ब्राइडल मेकअप में सजी संवरी वो एक दुल्हन थी जिसकी कुछ देर कबल ही रुखसती हुई थी। पूरा घर सजा हुआ था और वो रौनक था, लेकिन अब वहाँ सबके रोने की आवाज़ें गूंज रही थीं। वो बेचैनी से कदम कदम चलती हॉल में आई तो उसकी सास की निगाह उस पर पड़ी तो वो रोती हुई तीर की सी तेज़ी से उसकी जानिब बढ़ी। क्यों पहन रखा है ये सब तुमने? उतारो इसे, तुम्हें कोई हक़ नहीं है इन्हें पहनने का। हज़ियानी अंदाज में कहती हुई वो तेज़ी से उसे गले से खींचने के से अंदाज में ग्लूबंद निकाल गई और उसके बाद बेदर्दी से उसके झुमके नोचे कि उसके कानों से खून निकल आया। वो इस अचानक अवतार पर संभल नहीं पाई थी। दर्द के मारे वो बेसाख्ता चीख उठी थी, मगर उसकी सास ने बिना उसके दर्द की परवाह किए बगैर उसकी कलाइयाँ थामी और बेदर्दी से उसकी चूड़ियाँ उतार कर फेंकी। वो ज़ारों कतार रोती हुई उनके इस कदर बुरे रवैये को देखने लगी थी। उसे अब भी समझ नहीं आई थी कि वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रही हैं। इस सब में न जाने कितनी ही चूड़ियाँ टूट कर उसकी कलाइयों में टूट कर खुप गई थीं, जिसकी वजह से वो मुसलसल सिसक रही थी, मगर उसकी सास को कोई परवाह नहीं थी। उसकी आंखों से आंसू निकलकर उसके सजे संवरे चेहरे को भिगोते जा रहे थे। किसी ने भी उसकी सास को रोकने की कोशिश नहीं की थी, ना ही किसी की में हिम्मत थी कि सभी इस वक्त शदीद गम से दो चार थे। नहीं, मुझे दर्द हो रहा है। उसने बमुश्किल अपनी सिसकियाँ रोकते हुए उन्हें अपनी तकलीफ़ से आगाह करना चाहा था। दर्द हो रहा है? तुम्हारा दर्द मेरे दर्द से बड़ा तो नहीं है। तुम्हें ये ज़रा सी चूड़ियाँ लगने पर दर्द हो रहा है तो मेरा क्या, जिसने अपना इकलौता बेटा खो दिया सिर्फ तुम्हारी मनूसियत की वजह से। तुम्हारे सब कदमों की वजह से मेरा इकलौता बेटा मुझसे इतनी दूर चला गया कि अब कभी मैं उसे पहले की तरह देख नहीं सकूँगी, ना ही प्यार कर सकूँगी। तुम्हारे कदम उसकी ज़िंदगी में क्या पड़े, मेरा बेटा मुझसे दूर हो गया। तुम्हारी मनहूसियत खा गई मेरे बेटे को, मर गया है वो। उसकी सास ने उसको पकड़कर झंझोड़ते हुए कहा तो उसके आंसू एकदम थम गए और वो बेयकीन नज़रों से अपनी सास को देखने लगी। ये कुछ कहने की चाह में उसके लब फड़फड़ा कर रह गए, मगर गम का बोझ इतना था कि वो अपनी बात भी मुकम्मल नहीं कर पाई थी। उसका दिमाग अपनी सास की बात समझकर साएं साएं करने लगा था। सच है, ये मर गया है मेरा बेटा, सिर्फ तुम्हारी मनूसत की वजह से। काश हमने तुम्हारी शादी उनसे करवाई ही ना होती। अब की बार उसकी नंद भी उसके करीब आकर चिल्लाई तो उसके रुके हुए आंसू एक बार फिर से बहने लगे और वो नफ़ी में सर हिलाती पीछे हुई। मैंने नहीं, मैं कैसे? वो नाकाबिले फ़हम अंदाज में बोलती मुसलसल नफ़ी में सर हिला रही थी। उसने हॉल में बैठे हर फर्द की तरफ निगाह उठाकर देखा तो उसे किसी की नज़रों में अपने लिए नफ़रत और हक़ारत नजर आई तो किसी की आंखों में तरस और हमदर्दी। सबके गम में डूबे चेहरे उसे इस बात का यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे थे कि वो अपना शौहर खो चुकी है, जिससे उसकी शादी हुए अभी कुछ ही घंटे हुए हैं। मगर वो कैसे मान लेती? अभी कुछ देर पहले ही तो वो उसके पास था, मुँह दिखाई का तोहफ़ा भूल जाने की माफ़ी मांग रहा था और वो बुरा ना मान जाए तभी उसके पास से उठकर गया था ताकि अभी जाकर उसके लिए तोहफ़ा ला सके। वो कैसे यकीन कर लेती कि वो इतनी जल्दी उसे अकेला छोड़कर चला गया। तुम इतनी लालची हो कि तुमसे सुबह तक का इंतज़ार भी नहीं हुआ और उसे रात के इस पहर बाहर भेज दिया कि तुम्हारे लिए मुँह दिखाई का तोहफ़ा लाए। अरे, अगर इस वक्त उसे ना भेजती तो आज वो ज़िंदा होता। ये उसके रिश्तेदारों में से कोई औरत थी जो उसे ही मर्द इल्ज़ाम ठहरा रही थी। अरे, ये है ही मनहूस, पैदा होते माँ बाप को खा गई और अब अपने शौहर को खा गई। एक और आवाज़ उभरी थी जिस पर उसका रंग जर्द पड़ा था। सबको लग रहा था कि ये सब उसकी वजह से हुआ। उसकी मनहूसियत सबको नज़र आ रही थी, मगर उसका गम, दुख और अजीम खसारा किसी को नज़र नहीं आ रहा था। सबको ये नज़र आ रहा था कि एक बहन ने अपना भाई और एक माँ ने अपना बेटा खोया है,
मगर किसी को ये नज़र नहीं आ रहा था कि उसने भी तो अपना शौहर खोया है, जिसकी बीवी बने उसे बस कुछ ही देर हुई थी। किसी को ये नज़र नहीं आ रहा था कि उसकी ज़िंदगी बर्बाद होकर रह गई है और वो अपनी शादी की रात ही बेवा हो चुकी है। सब लोग अब भी उसे कुछ न कुछ कह रहे थे, मगर उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था, जबकि दिमाग बुरी तरह चकराया था और फिर अगले ही पल वो बुरी तरह चकराकर अपने होशो हवास से बेगाना होती ज़मीन पर आ गिरी थी, जिस पर सभी चीख उठे थे। उसने जल्दी से अपना बैग उठाया और नीचे चली आई। सफ़ेद रंग के यूनिफॉर्म और सफ़ेद रंग के ही दुपट्टे में वो बेहद प्यारी और मासूम लग रही थी। उसके बाल कमर तक आते थे, जिनको उसने चुटिया बनाकर पीछे पुश पर डाल रखा था। सर पर अच्छे से दुपट्टा ओढ़ा हुआ था। वो नीचे आई तो डाइनिंग टेबल से इश्तिहा अंगेज़ खुशबुएं उठ रही थीं। वो नीचे आई और वहाँ मौजूद सब लोगों को सलाम किया, फिर कुर्सी घसीट कर बैठ गई और खामोशी से नाश्ता करने लगी। नाश्ते के दौरान वो अपने चेहरे पर अपनी ताई की तपती नज़रें साफ तौर पर महसूस कर रही थी, मगर सर उठाकर एक बार भी उनकी तरफ नहीं देखा। पढ़ाई कैसी जा रही है बेटा? उसके ताया ने नरमी से इस्तफसार किया तो वो मुस्कुराकर उन्हें देखने लगी। धीमी सी मुस्कान उसके होठों पर बेहद भली लगती थी। अच्छी जा रही है ताया जान, अब तो पेपर्स होने वाले हैं, बस 1 महीना रह गया है, उसने बताया तो वो सर हिला गए। जल्दी से पेपर्स दे लो, फिर किसी यूनिवर्सिटी का डिसाइड करके बता देना, वहाँ पर तुम्हारा एडमिशन करवा दूँगा। उसके ताया ने एक बार फिर नरमी से उसे मुखातिब किया, तो जहाँ उसका चेहरा खुशी से खिल उठा, वहीं उसकी ताई ने नखवत से उसके खुशी से खिलते चेहरे को देखा। उसके सामने बैठा उसका तायाजाद मैमून भी उसकी के सामने बैठा हुआ था, जिसकी निगाहें वक्तन फ़वक्तन उसकी तरफ उठ रही थीं, जिस पर उसकी ताई मज़ीद गुस्से का शिकार हो रही थी। अभी वो सब बैठे नाश्ते में मगन ही थे जब अचानक खुशबुओं में बसी निकली सी जज्बा की वहाँ आमद हुई थी। एक कंधे पर बैग लटका हुआ था, जबकि अंदाज में तेज़ी सी थी। आराम से बैठकर नाश्ता करो जज्बा। उसकी ताई ने अपनी बेटी को डपटा, जो खड़ी खड़ी ही ब्रेड का स्लाइस थामे खाने में मसरूफ़ हो चुकी थी। अभी बहुत देर हो रही है मामा, बैठकर खाने का वक्त नहीं है मेरे पास। जज्बा ने मुंह पर चलाते हुए आखिरी लुक़मा लिया और फिर तेज़ी से आखिरी घूंट भरते हुए सबको बाय कहती बाही की जानिब भाग गई। मैं अभी चलती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़। उसने मुलायम सी आवाज़ में कहते अपना बैग उठाया और उठ खड़ी हुई। उसके उठते ही मैमून भी कुर्सी से घसीट कर उठ खड़ा हुआ, तो ताई ने अचंभे से उसे देखा। आज तुम्हें मैं छोड़ देता हूँ मनाम, मैमून ने अपना ऑफिस बैग उठाकर कहा, जिसमें उसका लैपटॉप और जन ज़रूरी फाइल्स थीं। उसकी वैन आ जाएगी, फिर तुम खुद क्यों छोड़ोगे? मनाम कुछ कहती इससे पहले ही ताई ने चुपते हुए लहजे में पूछा। वैन वाले को मैं मना कर चुका हूँ माँ, इसलिए अब से मनाम को पिक एंड ड्रॉप मैं ही दूँगा। मैमून ने नरम अंदाज में बताया, तो ताई को पतंगे ही लग गए। उसके ताया अलबत्ता खामोशी से माँ बेटे की गुफ्तगू मुलाजा कर रहे थे। क्यों? वैन वाले को क्यों मना किया है तुमने? अब क्या तुम दोपहर को इसे घर छोड़ने के लिए भी ख्वार होते फिरोगे? उन्होंने तीखे लहजे में पूछा। उन्हें मैमून का मनाम की फ़िक्र करना और उस पर नज़रें करम करना एक आँख नहीं भाता था। जी मून भाई, ताई माँ ठीक कह रही हैं, आपको प्रॉब्लम होगी ऐसे। मनाम ने ताई की काट खाती नज़रों से घबराकर मैमून को मुखातिब किया। ज़रूरत है मानो, तुम जाकर गाड़ी में बैठो, मैं आ रहा हूँ। मैमून ने 2 टोक लहजे में कहा, तो वो बिना ताई पर नज़र डाले तेज़ी से सबको खुदा हाफिज़ कहती बाहर निकल गई। तुमने वैन वाले को क्यों मना किया मून? अब की बार उसके बाप ने संजीदगी से पूछा, तो वो गहरा सांस भरकर उनकी तरफ मुतवज्जह हुआ। वो वैन वाला अच्छा नहीं था बाबा। सबको छोड़ने के बाद वो मनाम को ड्रॉप करता था, जबकि मनाम के स्टॉप की बारी तीसरे या चौथे नंबर पर आती है। मनाम ने उसे 2-3 बार शिकायत भी की, मगर वो उसे डिपट देता था, इसलिए मैंने उस वैन वाले को मना कर दिया आने से। मैमून ने असल वजह बताई तो उसके ताया सर हिला गए। तुम्हें मनाम ने बताया? उन्होंने इस्तफसार किया तो वो मुस्कुराया। वो कहाँ कुछ बताती है, कोई कुछ भी कहे, मेरे अपने सोर्सेज हैं। मैं चलता हूँ अब, खुदा हाफिज़। मैमून ने बात ख़त्म करते हुए ख़ुद भी बाहर निकल गया था। नाश्ता करने के बाद वो भी उठकर अपने कमरे में चले गए थे, जबकि पीछे वो अकेली बैठी मनाम नामी मुसीबत से छुटकारा पाने का सोचने लगी थी। वो गाड़ी ड्राइव करता गाहे बगाहे उस पर भी एक नज़र डाल लेता था, जो खिड़की से बाहर झांकती आने जाने वाली नज़ारे देखने में मसरूफ़ थी। तुम नाराज़ हो मुझसे? महमूद ने संजीदगी से मगर नरमी से इस्तफसार किया, तो वो सीधी होकर बैठती उसकी जानिब देखने लगी। नहीं तो आपको ऐसा क्यों लगा मुन भाई? उसने सवाल के बदले सवाल किया, तो वो होले से मुस्कुराया। मुझे इसलिए ऐसा लगा कि तुम मुझसे रुख मोड़े बैठी थी, और इसलिए भी कि शायद मैंने वैन छुड़वा दी। मैमून ने उसके चेहरे को देखकर कहा, तो वो तेज़ी से नफ़ी में सर हिला गई। ऐसा नहीं है, बल्कि मैं तो खुश हूँ, क्योंकि मुझे वैन में जाना अच्छा नहीं लगता था।
मनाम ने सादगी से बताया तो वो मुतमईन सा होता सर हिला गया। पढ़ाई कैसी जा रही है और पेपर्स की तैयारी कैसी है? मैमून ने अगला सवाल किया। बहुत अच्छी जा रही है और तैयारी भी अच्छी है। अगले हफ्ता में फ्री कर रहे हैं तो घर पर ही बाकी की तैयारी करूँगी। मनाम ने पुरजोश अंदाज में बताया। अच्छे से पढ़ाई करो, फिर तुम्हें बिजनेस भी संभालना है। मैमून ने संजीदगी से कहा तो वो चौंक कर उसे देखने लगी। कौन सा बिजनेस? उसके लहजे में वाज़ेह हैरत थी। हमारा बिजनेस, ये जो मैं और बाबा संभालते हैं। मैमून ने कहा तो वो बिदक उठी। मुझे नहीं संभालना कोई बिजनेस। मुझे ये जॉब करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बल्कि मुझे घरदारी करना अच्छा लगता है। मनाम ने अपनी ख्वाहिश बताई। तो बिजनेस कौन संभालेगा? मैमून ने अबरूज उचकाकर इस्तफसार किया। आपके होते हुए मुझे कैसी फ़िक्र? आप बिजनेस संभालिएगा और मैं घर संभालूंगी। उसने बेहद सादगी से ये जुमला अदा किया था, लेकिन मैमून ने उसकी बात से अपना मतलब अखज़ किया था, जिससे उसकी आंखें चमक उठी थी। पक्का? मैमून ने यकीन दहानी चाहिए। हाँ हाँ पक्का। वह उलझकर उसे देखती हामी भर गई थी। वापसी पर मैं अपनी मानों को उसकी पसंदीदा आइसक्रीम खिलाऊंगा। उसके लहजे में अजीब से खुशी की खनक थी। ओके। मैंने हमने बिना उसके लहजे से छलकती खुशी पर ध्यान दिए पुरजोश अंदाज में कहा तो वो बेख्तियार मुस्कुराया। कुछ ही देर में वो उसके कॉलेज के बाहर पहुंच चुके थे। मैमून ने गाड़ी रोकी तो वो अपना बैग उठाकर उसकी तरफ मुड़ी। अल्लाह हाफिज़ मून भाई, वो मुस्कुराकर कहती गाड़ी से उतरी और फिर तेज़ी से कॉलेज की जानिब बढ़ गई। मैमून तब तक वहाँ खड़ा रहा जब तक वो गेट से अंदर दाखिल नहीं हो गई, और फिर उसके अंदर जाते ही वो उसका मनमोहना चेहरा याद करता मुस्कुराया और फिर तेज़ी से गाड़ी वहाँ से भगा ले गया। ये मंजर था मुग़ल हाउस का, जहाँ वो सब लोग रहते थे जो आपस में खून का रिश्ता रखते थे। घर के सरबराह वहाब मुग़ल थे, जिनकी बेगम शीमा मुग़ल थीं। उनके दो ही बच्चे थे, 26 साला मैमून मुग़ल और 21 साला जज्बा मुग़ल। मैमून MBA करने के बाद वहाब मुग़ल के साथ अपना फैमिली बिजनेस संभाल रहा था, जबकि जज्बा अभी MBA कर रही थी। उसका इरादा भी MBA करने के बाद मैमून के साथ बिजनेस ज्वाइन करने का ही था। वहाब मुग़ल का एक ही भाई था, हबीब मुग़ल, जिनकी शादी उनकी पसंद से उनकी खालाजाद नईमा मुग़ल से हुई थी। शादी के 2 साल बाद अल्लाह ने उन्हें मनाम की सूरत में रहमत अता की थी, जिस पर वो बेहद खुश थे। नईमा बेगम उस वक्त अस्पताल में थी जब हबीब मुग़ल किसी मीटिंग के सिलसिले में इस्लामाबाद से कराची गए हुए थे, और जब ये खुशी की खबर उन तक पहुंची तो वो बिना देरी के फ़्लाइट लेकर इस्लामाबाद के लिए रवाना हुए थे। मगर किस्मत की सितम ज़रीफ़ी कि उनकी फ़्लाइट क्रैश हो गई थी और वो जहाँ बहक हो गए थे। जहाँ 2 दिन की मनाम यतीम हो गई थी, वहीं नईमा बेगम ये सदमा सुनकर सह नहीं पाई थीं और दिल का दौरा पड़ने से वफ़ात पा गई थीं। 2 दिन की मनाम को अंदाज़ा नहीं था कि उसके सर से माँ बाप का साया उड़ गया था। उस दिन मुग़ल हाउस से 2 जनाजे उठे थे, एक मनाम की माँ का और दूसरा मनाम के बाप का। उनकी वफ़ात के बाद मनाम की ज़िम्मेदारी शीमा बेगम पर आ गई थी, जिसे वो उठाना नहीं चाहती थी, क्योंकि उन्हें शुरू से ही नईमा बेगम से खार थी। वो अपनी बहन को अपनी देवरानी बनाकर लाना चाहती थी, मगर हबीब मुग़ल नईमा बेगम को पसंद करते थे, जिसकी वजह से उनकी एक नहीं चल सकी और यूँ नईमा बेगम उनकी देवरानी बनकर इस घर में आ गईं। ये 2 साल भी शीमा बेगम ने बेहद मुश्किल से नईमा बेगम के साथ गुजारे थे, जिसमें वो बहुत कम नईमा बेगम से मुखातिब होती थीं, और उनका रवैया देखकर नईमा बेगम का रवैया भी उनसे लिया दिया सा ही था। अगर शीमा बेगम का बस चलता तो नईमा और हबीब मुग़ल को अलग घर में रहने पर मजबूर कर देती, मगर वहाब मुग़ल हबीब मुग़ल से अपने बच्चे की तरह प्यार करते थे, जिसकी वजह ये थी कि उन्होंने हबीब मुग़ल को अपने बेटे की तरह ही पाला था। वो 15 साल का और वहाब मुग़ल 20 साल के थे जब उनके माँ बाप की आगे पीछे मौत हो गई, और यूँ घर और कारोबार के साथ साथ हबीब की भी सारी जिम्मेदारी वहाब मुग़ल पर आ गई। जब मनाम पैदा हुई तो मैमून मुग़ल 9 साल का था, जबकि जज्बा 4 साल की थी। मैमून को सब में प्यार से मून कहते थे और उसे ये नन्ही सी गुड़िया, जो बेहद खूबसूरत थी, शुरू से ही पसंद थी। यही वजह थी कि अपनी माँ के रोकने के बावजूद वो मनाम के करीब होता चला गया था, और कब उसकी ये पसंद मोहब्बत में बदली उसे खुद भी अंदाज़ा नहीं था। वो बस मनाम को हमेशा अपने आस पास और नज़रों के सामने देखना चाहता था। वो मनाम से मोहब्बत करता था, जबकि मनाम के लिए वो उसके मून भाई थे, जो उसकी हर ख्वाहिश को बिना कहे पूरा करते थे, जो उससे बेहद प्यार करते थे और उसका बेहद ख्याल रखते थे। वो उन्हें अपना बड़ा भाई मानती थी। जज्बा का रवैया उसके साथ नॉर्मल सा था, ना ही ज़्यादा तकल्लुफ़ वाला, ना ही बहुत ज़्यादा बेतकल्लुफ़ी वाला। वो मनाम को छोटी बहन के तौर पर अच्छे से ट्रीट करती थी, मगर वो अपनी दुनिया में मगन रहने वाली मनमौजी सी और कुछ हद तक ज़िद्दी लड़की थी, जिसे जो चीज़ पसंद आ जाए वो उसे अपनी मलकियत समझती थी।
जी तो जनाब, अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। कैसी लगी आपको यह एपिसोड, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। जब मिलूँगी आपसे इस नावल के नई एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।